नमस्कार दोस्तों। आज मैंने विचार किया है कि धीरे धीरे लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन प्रिंट मीडिया जो हमारे समाचार पत्र हैं उसमें आ रही खबरों पर उनका ध्यान ज़्यादा जाता नहीं है और उसका शायद विश्लेषण भी वो करने की उतनी चेष्टा नहीं हो पाती है। इसलिए आपके साथ पत्रिका और भास्कर की जो प्रमुख खबरें हैं उनको साझा करते हुए एक एक दो लाइन में अपनी टिप्पणी आपके साथ साझा करूं और आपके कमेंट्स अगर आप देना चाहें तो मेरे YouTube चैनल पे दे सकते हैं, जिससे कि अपन और ज़्यादा आगे विचार कर सकते हैं। तो पहली प्रमुख खबर आज ये थी कि PWD के एक एक्सियन, कुछ देवराज मीणा या कुछ नाम है उनका, 12 साल की केवल नौकरी हुई है और उनके पास 2 ऑडी कारें, विला, फार्म हाउस, 6 देश की यात्रा और कितने ही प्लॉट्स वगैरह की जानकारी मिली और अभी उनकी खोज जारी है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये सार्वजनिक सेवा और सरकारी नौकरी में, वो कोई महकमा ले लीजिए, हर महकमे में जिस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ रहा है उस पर सरकार को और समाज को विचार करना होगा। समाज तो 150 करोड़ का हो गया, विचार क्या करेगा, उनके नियंत्रण में कुछ है नहीं। पर कम से कम सरकार जो है वो ऐसे वेज एंड मीन्स, ऐसे तरीके अपनाए, ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सरकारी कर्मचारी की हर एक्टिविटी पे नज़र हो कि वो कब क्या कर रहा है, और कुछ कायदे कानून भी इतने सख्त कर दिए जाएं जिससे कि लोगों को डर लगने लगे। मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है। और हम गली मोहल्ले में रहने वाले जो लोग हैं वो भी गोपनीय शिकायत का आजकल सिस्टम है, हमें भी शिकायत करनी चाहिए, अपने आप जांच हो जाएगी। दूसरी खबर आई है, मुनव्वर राणा का प्रत्यर्पण मोदी सरकार ने करवाया है, लेकिन इसको ढोल धमाके के साथ जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है, ये कोई नहीं पूछ रहा नरेंद्र मोदी जी से कि 11 साल क्यों लग गए। 2008 में मुनव्वर राणा और एक और उनके साथी ने ये षड्यंत्र अमेरिका में बैठ कर के रचा था, कनाडा और अमेरिका में। तो उनके दूसरे साथी को तो 25 साल की सज़ा भारत सरकार के प्रयासों से यूपीए सरकार के चुनाव हारने से पहले ही दिला दी गई थी और इनको भी वहाँ उम्र कैद की सज़ा दिलवा दी थी। ये दोनों काम तो यूपीए सरकार के समय हो गए थे। प्रत्यर्पण तो 2014, 15, 16, 17 में हो जाना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी हैं, अपनी पॉलिटिकल एजेंडा के हिसाब से चलते हैं। तो आप भी इस पर भी विचार करिए। एक खबर आई है कि 47% भारतीयों के लिए कैंसर बड़ी चिंता है। ये बात सही है कि भारत सरकार और राज्य सरकारें कैंसर इंस्टीट्यूट्स खोल रही हैं, हालांकि कैंसर एक्सपर्ट्स की और डॉक्टर्स की बहुत बड़ी कमी है और उसी का परिणाम है कि अच्छे अच्छे अस्पतालों में काम करने वाले अच्छे अच्छे डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने अपने निजी अस्पताल खोल लिए। वहाँ किस स्तर का इलाज हो सकता है आप समझ सकते हैं। मैं समझता हूँ, मेरा एक सुझाव है कि भारत सरकार को एक तो ये गंदे पानी से बनने वाली सब्जियों की रोकथाम के लिए बहुत त्वरित उपाय करने होंगे। इससे बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। आजकल हर घर में बात कहते हैं कि गोभी खारी है, तुरई खारी है, तो ये खारापन कहाँ से आ रहा है। दूसरा ये है कि हमने जब क्लेम करते हैं कि कोविड का वैक्सीन हमने ईजाद कर लिया, अभी पिछले दिनों आपने भी खबर सुनी होगी कि एक इंजेक्शन जो है उसकी रिसर्च चल रही है और वो उस एक इंजेक्शन से ही कैंसर का बड़ा इलाज हो सकता है। तो भारत सरकार को WHO से बात करके और जो विकसित देश हैं उनके साथ बात करके कैंसर को एक चुनौती के रूप में लेकर के और विश्व की जनता को इस पीड़ादायक बीमारी से बचाने के लिए त्वरित उपाय करने चाहिए। एक खबर आई है, अमेरिका ने चीन पर 145% टैरिफ लगा दिया है। निश्चित रूप से ट्रेड वॉर की तरह ही है। 145% टैरिफ नॉन रेशनल है, कोई मतलब नहीं है इसका। तो ये लड़ने का एक बहाना ढूंढा जा रहा है। इसका क्या असर होगा इस पर दृष्टि तो सरकारों की रहेगी, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि भारत सरकार को हम सबको ऐसा मैसेज भेजना चाहिए, चिट्ठी लिखनी चाहिए, मेल करना चाहिए, ट्वीट करना चाहिए, YouTube पे बोलना चाहिए, Facebook पे लिखना चाहिए
कि भारत सरकार जो भारतीय एमएसएमई है, भारतीय लार्ज इंडस्ट्री है, वो ये सही समय है कि हम अपने उत्पाद की जो कीमतें हैं उनको ऐसे स्तर पर लाएं जिससे कि हम विश्व व्यापार में compete कर सकें। और भारत सरकार को जो अमेरिका के अलावा जो दूसरे देश हैं उनके साथ अपने ट्रेड पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अपने जो यहाँ के उद्योगों का जो माल है वो अन्य देशों में खपत हो सके। कई देशों के साथ भारत ने फ्री ट्रेड कर रखा है, तो फ्री ट्रेड के और देशों के साथ भी हमें सोचना चाहिए। ऐसे ही एक खबर आई है, जलदाय विभाग की मीटिंग मुख्यमंत्री जी ने ली कल। मेरा मुख्यमंत्री जी से सवाल है कि आप वसुंधरा राजे जी के एक ट्वीट और बयान पे आपने हाई लेवल मीटिंग ली, लेकिन उसमें भी जो स्थिति आपके सामने आ गई होगी, एक अखबार की खबर ही बोल रही है कि 50% ट्यूबवेल और हैंडपम्प अभी चालू नहीं हुए। कौन से चालू नहीं हुए? जो पिछले साल सैंक्शन हुए थे वो चालू नहीं हुए साहब। इस साल के तो अभी सैंक्शन ही नहीं हुए हैं। इस साल के तो 1-1 करोड़ रुपया जो आपने कलेक्टरों को देना था वो भी अभी आपने नहीं दिया है। तो आखिर आर्थिक स्थिति कहाँ पर खराब है, या आपका मैनेजमेंट सही नहीं है, या आपकी मॉनिटरिंग सही नहीं है। और जल जीवन मिशन के आपकी अखबार में खबर कह रही है कि 5,000 करोड़ के टेंडर आपने पारित करने के निर्देश दिए हैं। अजी साहब, 70,000 करोड़ के टेंडर पेंडिंग है आपके विभाग में, और अभी तक तो विभाग ये तय नहीं कर पाया कि किस वर्ष की बीएसआर पे वो टेंडर इनवाइट करने हैं। 2021 पे जो टेंडर इनवाइट कर रखे हैं उनका फैसला नहीं हुआ है। 2023 पे करना है कि नहीं करना है उस पर फैसला नहीं हुआ है। अमृत 2 के टेंडर्स अभी तक प्राइस बिड आपने खोली नहीं है। तो आप आखिर विभाग को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? मैं इस विभाग में रहा हूँ 34 साल। मैंने ऐसी अकर्मण्यता, लापरवाही और डिसीजन की देरी अपने जीवन में कभी नहीं देखी। एक आहूजा का बयान आया है, वो तो अब पुरानी बात हो गई। आहूजा साहब ने तो माफ़ी मांगी नहीं है। उन्होंने तो कहा है कि मैं तो कांग्रेस के खिलाफ किया, तो क्या कांग्रेसियों के लिए बैन है राम जी का मंदिर जाना? ये तो भाजपा को संज्ञान लेना है। राधा मोहन अग्रवाल भी उदासी भरा बयान दे रहे थे, और भी कई लोग भाजपा भी कह रहे हैं कि सीरियस है। तो पता लगे कि आहूजा का परमानेंट निष्कर्षण करके दिखाइए, क्योंकि आहूजा कोई छोटी चीज़ नहीं है। उसने आपके इशारे पे बहुत सारे कांड किए हैं, तो आप उसको परमानेंट सदस्यता उसकी रद्द करिए, तब पता लगेगा। एक सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के हवाले से तो नहीं आई है, पर एक खबर आई है, पत्रकार ने खोज कर निकाली है कि जिन लोगों का सालाना 48,000 रुपये से बिल बिजली का ज़्यादा है, यानी कि 4,000 रुपये महीने से ज़्यादा जिनका बिल आ रहा है बिजली का, उनको वो सीनियर सिटीजन्स पेंशन या अन्य पेंशन, जो सामाजिक न्याय की पेंशन होती है, वो नहीं देंगे। आप जो भी निर्णय करना है, मतलब ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण ये है कि मोदी सरकार ने अभी तक 2011 की SECC के आधार पर ये पेंशन की तय कर रखी है, और उसकी राशि भी बहुत कम है, 200-500 रुपये है। पैसा है नहीं राज्य सरकारों के पास, तो तरीके ढूंढ रहे हैं कि साहब जिसके पास स्कूटर है, कार है। मैं तो ये कहता हूँ मैं इसमें जाता ही नहीं। आप एक बार तय कर लीजिए। कभी आप बिजली का बिल की बात करते हैं, कभी आप सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड की बात करते हैं, कभी आप कहते हैं कि हम उसके घर का नक्शा देखेंगे, इतने स्क्वायर गज से बड़ा हो छोटा हो। तो आप तय कर लीजिए, एक बार तय कर लीजिए, और उसके बाद जो आपको करना है वो करिए, और निर्णय जनता करेगी कि वो आपके निर्णय के साथ है कि नहीं है। आपको चुनाव जीतने की भी इच्छा होती है, और आपको जनता को परेशान करने की भी इच्छा होती है। अब आप तय करिए। एक ये खबर आई है RGHS में हेरा फेरी। निश्चित रूप से मैं इस बात से इनकार नहीं करता, मैं खुद RGHS में दवाई लेता हूँ, लेकिन मैं सरकारी डॉक्टर से लिखवाता हूँ, और 3 महीने की दवाई वो रेगुलर दवाई मैं और मेरी पत्नी लेते हैं। जो कंटिजेंट दवाई है उसके लिए तो हम RGHS में जाते ही नहीं, क्योंकि इतना लंबा प्रोसीजर है। लेकिन जिनके पास समय है और जो घोटाला करना पसंद करते हैं वो जाते होंगे। हमारी तो मन में ईमानदारी है और कर्म में ईमानदारी है। इसलिए मेरा ये कहना है, इस बारे में भी
हेरा फेरी अब आजकल केमिस्ट करने लग गए, क्योंकि दो तरह के डिस्काउंट हैं। एक दवाई में 12% डिस्काउंट देती है सरकार, एक में 40% डिस्काउंट लेती है। मतलब 100 रुपये की दवाई जो वो MRP छपी उसमें 60 रुपये ही पेमेंट करती है उसको, केमिस्ट को। तो वो क्या करता है, 12% में दिखा देता है उस दवाई को, तो वो उसको 28 रुपये वो बचा लेता है। तो ये हेरा फेरी भी हो रही। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पेंशन की तरह ही कि RGSS में जितनी तरह की गड़बड़ियाँ संभव है उतने तरह की गड़बड़ियाँ जो है उनका आप आकलन कर लीजिए। आप अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर से, डॉक्टर्स से और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से, और कुछ तो आपकी तो भाजपा की सरकार है, RSS के कर्मठ लोग हैं आप, कुछ RSS वाले जो केमिस्ट हैं उनसे पूछ लीजिए कि वो किस तरह की हेराफेरी हो सकती है। और कुछ आपके ईमानदार जो RSS के रिटायर्ड लोग हैं, कर्मचारी, उनको बुला के पूछ लीजिए भाई वो कैसी कैसी हरकत कर सकते हैं। उन सब हरकतों का सॉल्यूशन एक बार में निकाल लीजिए, जिससे कि आम नागरिक को परेशानी नहीं हो। पिछले दिनों ये आया था कि एक विधायक है मनोज न्यागली सादुलपुर के, उनकी मदर का कैंसर का इलाज नहीं हो पा रहा है। तो ये भी अच्छी खबर नहीं है। हाँ, RGSS में गड़बड़ी रुकनी चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, परंतु उसकी एवज में मेरा फाइनेंस सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस, और वो जो RGSS की जो इंचार्ज हैं मैडम हैं कोई अभी आजकल लंबे समय से वही हैं, और मुख्यमंत्री से आग्रह है कि आप लोगों को परेशानी नहीं हो, ये सुनिश्चित होना चाहिए। क्योंकि परसों के अखबार में ये भी था कि 400 कुछ करोड़ रुपया अस्पतालों का पेंडिंग है। अब अस्पतालें इतना कमाती होंगी, लूट भी मचाती होंगी, घोटाले भी करती होंगी, मैं तो उससे इनकार कर नहीं रहा। किसी को जेल भेजो ना, किसी अस्पताल का लाइसेंस रद्द करो, परमानेंटली रद्द कर दो, नोटिस क्यों देते हो? कोर्ट में जाएगा, कोर्ट आजकल इस तरह के घोटालेबाजों वालों का साथ नहीं देती है, तो इसलिए वो भी आप ऑर्डर लगता है कि वो अस्पताल वाला उस क्षेत्र के विधायक के नज़दीक होगा। सो आप थोड़ा मजबूती से, सख्ती से पेश आइए, फिर पता लगेगा। एक छोटी सी खबर थी, लेकिन वो बड़ी खबर है मेरी नज़र में, वो भी जयपुर की जनता के लिए एक बड़ा विषय है। सिंधी कैंप में ट्रैफिक अनमैनेजेबल हो गया है, उसको लेकर के, और एक बड़ी खबर है पत्रिका या भास्कर में, दोनों में से एक में है, मुझे ध्यान नहीं है। तो सिंधी कैंप का भी कंजेशन रुकना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 1.5 साल में आपने जब कहा मुख्यमंत्री जी कि राइजिंग राजस्थान पिछली सरकारें आखिरी समय में लाती थी, चाहे वो आपकी वसुंधरा जी की हो या हमारे गहलोत साहब की हो, स्वीकार है, सबको स्वीकार है, सब मानते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि आपने पहले साल में कर दिया। तो आप जयपुर शहर में भी तो पहले साल में, पहले 1.5 साल में, अजी चलिए अब 1.5 साल निकल गया, पहले 2 साल में, यानी कि आगामी 4 महीने में कोई 4 प्रोजेक्ट का तो शिलान्यास करिए। कोई फ्लाईओवर का, कोई अंडरपास का, कोई अंडरब्रिज का, कोई सिंधी कैंप का एक सब स्टेशन बनाने का। इवन आपको 2 महीने हो गए घोषणा किए हुए, आपने ये जो कॉरिडोर है BRTS कॉरिडोर, इसको ही हटाने का अभी तक काम नहीं किया। इसकी आप परमिशन तक नहीं ला सके भारत सरकार से। अजी परमिशन के बिना ही हटाना है तो हटाओ, परमिशन लानी है तो भेजो अपने मंत्री को, और आपकी तो डबल इंजन की सरकार है, आप मंगा लो। और कुछ तो जयपुर में आप 1.5 साल में करके दिखाइए। ये आज की खबरों का दोस्तों लबोलुआब है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? हाँ, 10-12 मिनट हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि विश्लेषण होना चाहिए। मैं एक नागरिक के नाते विश्लेषण करता रहता हूँ, सोचता भी हूँ। आप इस पर अपनी टिप्पणी दीजिए और मेरा उत्साह बढ़ाइए कि मैं रोज़ाना आपके साथ जो पत्रिका भास्कर की खबरें हैं उनका विश्लेषण करके सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।